Hello everyone, I'm Sarbi Upadhyay and I'm here to share my experience with you guys that how I cleared CSI and NET JRF in just 45 days with a good rank. So guys, यदि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है तो भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. उसके लिए आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए. यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ दैट यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम ओनली दिस टाइम. ठीक है, तो अपने माइंड को ऑप्शन नहीं देना है कि हम ठीक है नेक्स्ट टाइम क्लियर कर लेंगे या उससे नेक्स्ट टाइम क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो इस टाइप से अपने माइंड को ऑप्शंस नहीं देने हैं. जस्ट थिंक कि मुझे इसी टाइम, इसी बार, इसी अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्रैक करना है. तो आपके माइंड जो होगा उसके एक्शंस किस टाइप के होंगे. लाइक आपने ये सोच लिया कि आपको एग्जाम जो है इसी बार क्लियर करना है, तो आपके माइंड जो है उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देगा. आपके जितने भी एक्शंस होंगे वो अपने टाइम को यूटिलाइज करने के होंगे. आप वहां पे फिर एक भी सेकंड को वेस्ट नहीं करेंगे. आप एक एक सेकंड वहां पे अपने लिए निकालेंगे और उससे आप कुछ ना कुछ वहां पे नया सीखते रहेंगे. तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड को ऑप्शंस ना दें. ओके, so I'm sharing here some points that how you can make a 45 days strategy plan. Okay, so first I told about faith, and the second thing, you should have a limited number of resources. यदि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, यानी बुक्स हैं आपके पास जिनसे आपको स्टडी करनी है, तो हर टॉपिक के लिए आपके पास एक फिक्स बुक होनी चाहिए. ओके, लाइक जैसे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, तो आपको जैसे ग्रिफिथ से पढ़ना है या आप एनसीईआरटी की बुक्स वहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं, तो ये फिक्स होना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स और ग्रिफिथ से पढ़ना है. लाइक अब आप क्या बोल रहे हैं, आपको कोई फ्रेंड मिला, उसने बोला कि अरे वो बुक ज़्यादा अच्छी है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है, आप उसको पढ़िए. ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है. आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए और ज़्यादा पढ़ने से बेटर है जो पढ़ा है उसे बार बार रिवाइज करें. ओके, तो आपको उस टाइम पे किसी की सुननी नहीं है. आपको अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है ना, बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट. तो आपको अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आपको इजीली समझ आ रहा है टॉपिक, आपको उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी है. बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट. किसी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किसी के कुछ वीक पॉइंट है, तो एवरीथिंग इज डिफरेंट फॉर ईच स्टूडेंट. तो आपको अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी है. कौन सी बुक से आपको सबसे ज़्यादा इजीली समझ आ रहा है, कौन सी बुक्स आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको उन्हीं को फिर से रिवाइज करना है. ठीक है, तो जब हम 30 डेज 45 डेज की बात करते हैं, तो मैंने जो पार्टीशन किया था वो 30 डेज एंड 15 डेज का था. ओके, तो 30 डेज में मैंने डिसाइड किया था कि जो टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, लाइक आई प्रिपेयर्ड 7 यूनिट्स ओनली. ठीक है, 2 यूनिट्स मैंने प्रिपेयर नहीं करी थी, 7 यूनिट्स मैंने प्रिपेयर करी थी. तो वो 30 डेज जो थे ना, उसमें मुझे उनको पूरा रीड करना था फ्रॉम दोज बुक्स जो कि मैंने पहले से सेलेक्ट कर रखी थी. ठीक है, तो मैंने फर्स्ट डे सारा सामान इकट्ठा किया. ठीक है, अपनी स्टडी टेबल पर रखा. 2 स्टडी टेबल थी मेरे पास, एक पे मैं बुक्स रखती थी, एक पे मैं पढ़ाई करती थी. तो जो स्टडी टेबल से बुक्स लेती गई 30 डेज में मैंने उन सारी बुक्स को कंप्लीट कर दिया. ठीक है, दैट वाज एज अ रिवीजन कि मैंने सबको एक बार जो भी मुझे पढ़ना था, लाइक 7 यूनिट्स थी, तो 7 यूनिट्स की जितनी भी बुक्स थी उन सबको मैंने एक बार थ्रू आउट रिवाइज कर लिया. ठीक है, रिवीजन कैसा होना चाहिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं. दैट शुड बी योर फॉर्मूला नोटबुक, है ना. तो फॉर्मूला नोटबुक आप प्रिपेयर कर लेते हैं, थिक नोटबुक लेके उसके पार्टीशंस कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी फॉर्मूला नोटबुक को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने बहुत सारे सेशंस में भी बताया है. तो फॉर्मूला नोटबुक प्रिपेयर होने के बाद क्या होगा, आप उसको डेली बेसिस पे रिवाइज कर सकते हैं. और ये रिवीजन का काम कब करना है, लास्ट के 15 डेज में. ओके, तो ये जो 30 डेज है इसमें हमें वो टॉपिक्स पढ़ने हैं. देखो 30 डेज में हमारे पास 7 टॉपिक्स यदि पढ़ने, जैसे मुझे पढ़ने थे, तो मैंने 30 डेज में क्या किया, इक्वल दे दिया उनको अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, अब जो पार्ट सी के टॉपिक्स थे जैसे एटॉमिक और सॉलिड, तो इनको मैंने कम टाइम दिया था एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, तो इनको मैंने ज़्यादा टाइम दिया था. तो जो रिसोर्सेज मेरे पास थे मैंने उनसे इसको रिवाइज किया. ठीक है, उतने से टाइम में. देन लास्ट के 15 डेज में जो फॉर्मूला नोटबुक थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने कर रखे थे उनको मैंने रिवाइज किया. तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग बना सकते हैं कि लास्ट के जो 15 डेज है ना वो आपको सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है. उस टाइम पे नया कुछ भी नहीं पढ़ना है. ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि जब एग्जाम नियर होता है तो हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड होने लगते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है, आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे हैं. तो उस टाइम पे आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि कुछ ना कुछ आपको खुद से, लाइक जैसा मैं करती थी, मैं कुछ ना कुछ कोट्स लिखा करती.
तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता था। ठीक है, कुछ जब भी मुझे लगता है डिमोटिवेटेड हो रही हूँ तो मैं खुद से कुछ कोट्स लिख लिया करती थी। ठीक है, अब यहाँ पे मोटिवेटेड रहने के लिए थ्रू आउट योर प्रिपरेशन सबसे जो नीडेड थिंग है दैट इज योर पैशन, जो आपका जुनून है। ठीक है, आपका जुनून का जो लेवल है वो कितना ज्यादा है वो डिसाइड करेगा कि आप कितनी अच्छे रैंक के साथ एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास 1000 रीजंस हो सकते हैं कि हम इस काम को क्यों नहीं कर सकते। ओके, देयर कुड बी 1000 रीजंस दैट व्हाई कांट यू डू सम वर्क। ठीक है, बट आपको सिर्फ एक रीजन ढूंढना है कि आप इस काम को क्यों करना चाहते हैं, और उस रीजन के साथ ही आपको दिन रात रहना है, उठना जागना, हर टाइम वो रीजन आपके पास होना चाहिए। उससे क्या होगा, आप अपने आप ही मोटिवेटेड रहेंगे, यू विल बी इंस्पायर्ड। ठीक है, आप अंदर से इंस्पायर रहेंगे क्योंकि आपके पास वो एक रीजन है। आपको वो रीजन ढूंढना है कि आप इस एग्जाम को क्रैक क्यों करना चाहते हैं, और जब आपके पास वो रीजन होगा तो यू कैन इजीली, ठीक है, वहां पे आपको किसी की एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू विल बी इंस्पायर्ड बाय योरसेल्फ। ओके, तो जो इंस्पिरेशन होती है जो अंदर से आती है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपना वो पैशन ढूंढना है, आपको वो रीजन ढूंढना है, और उस पैशन के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन कर रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया सेकंड पार्ट कि हम कैसे नंबर ऑफ रिसोर्सेज से फॉर्मूला नोटबुक को प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, एंड द रिवीजन पार्ट जब हम कर रहे हैं 15 डेज में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम वहां पर सॉल्व कर रहे हैं और उसको हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं फॉर्मूला नोटबुक को। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वहां पर क्या है कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको स्मार्टली सॉल्व करना है ना। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया चौके आप भूल गए उसको। आपको क्या करना है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर रहे हैं उनमें जो फॉर्मूलाज आ रहे हैं, लाइक एक एग्जाम्पल देती हूँ, कोई क्लासिकल मैकेनिक्स का आप क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिला, वहां से एक रिलेशन मिल गया कि V प्रोपोर्शनल टू T आ रहा है। ओके, अब उस रिलेशन को आप, जो उसका आंसर था उस क्वेश्चन का, उसको आप मेमोराइज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, अब उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या होगा, आप डायरेक्ट उस रिलेशन को वहां अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने पढ़ा था, मैंने हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नई चीज, नया कंसेप्ट सीख लिया था। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैंने इतने सारे कंसेप्ट सीख लिए थे कि उसने मेरे को एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सबसे वहां पे हर पॉइंट को आपको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, इन योर माइंड यू कैन ऑल्सो उनको राइट कर सकते हैं, या फिर आप एक छोटी सी नोटबुक लेके उसमें भी राइट डाउन कर सकते हैं सारी थिंग्स को, इंपॉर्टेंट थिंग्स को। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करते हैं ना, तो उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इससे आपको एग्जाम के पैटर्न का आइडिया लग जाता है। ठीक है, जब आपको एग्जाम के पैटर्न का आइडिया लग जाता है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चल जाता है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे, जैसे हम क्लासिकल के लैग्रेंजियन की, हैमिल्टोनियन की बात करें तो दैट इज अंडरस्टूड, सबको पता है कि इससे एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है एग्जाम में। जैसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की बात करें तो उससे क्वेश्चन आने वाला है। तो ऐसे कुछ फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, उसका आपको पता कब चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको पैटर्न का आइडिया लग जाएगा, तो आप एग्जाम में उससे फैमिलियर रहेंगे पैटर्न से। तो उससे क्या होगा, आप जब एग्जाम देंगे ना तो आपको वो नर्वसनेस लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। अब ये आपको इंश्योर करना है कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं आप उनको एग्जाम में गलत ना करें। तो उसके लिए आपको उन क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा टाइम देना है, वहां पे आपकी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, उन पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चंस पे, ताकि वो क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल गलत ना कर पाए। ठीक है, ऐसा ही मैंने किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और क्लासिकल मैकेनिक्स पे बहुत सारा वहां पे ध्यान दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्ट ए का। ठीक है, जब हम पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए जो है वो रैंक बूस्टर का काम करता है। ठीक है, वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि मैं पार्ट ए में बहुत, आई वॉज वेरी गुड, सो आई एम वेरी गुड नाउ ऑल्सो। ओके, सो पार्ट ए के जो क्वेश्चन थे वहां से आप बहुत अच्छा अमाउंट स्कोर कर सकते हैं, वहां से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि दैट मार्क्स को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स कहती हूँ। ठीक है, वहां पे आपको ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है और इजीली आप वहां से 25 to 30 मार्क्स गेट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली 20 में से आपको 15 क्वेश्चन ही करने होते हैं। एंड एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव, यू कैन, रीजनिंग, यू ऑल कैन डू दैट गाइस। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। तो थोड़ा सा आपको लग रहा है आपका पार्ट ए वीक है, तो आप थोड़ा सा वहां पे अपना टाइम दे सकते हैं। आप डेली 5 मिनट्स भी देंगे, देन इट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल। ओके, तो इस तरीके से आपको पार्ट ए को भी ध्यान में रखना है।
देन आता है पार्ट सी, ठीक है। पार्ट ए के बाद आपको पार्ट सी अटेम्प्ट करना है, और टाइम डिवीजन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम के ड्यूरेशन में, वो सब आपको पहले से डिसाइड करना होगा। ओके, तो वो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि पार्ट ए को मुझे इतना टाइम देना है, पार्ट सी को इतना टाइम देना है, और पार्ट बी को इतना टाइम देना है, और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कि आप कट ऑफ स्कोर से ज्यादा मार्क वहां पर लेकर आ सके। ये सब आपको प्लानिंग एग्जाम से पहले ही कर देनी है। ओके, सो इसीलिए आपको वहां पे सब चीजों को बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, ठीक है। तो पार्ट ए जैसे कि मैंने किया था, मैं पहले पार्ट ए अटेम्प्ट किया, उसको 30 मिनट्स दिए थे। देन आप 1.5 घंटा दे सकते हैं पार्ट सी को, देन 1 घंटा बच जाता है पार्ट बी के लिए। तो ये मतलब इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है पेपर को अटेम्प्ट करने की। आपका जो पार्ट पोर्शन जो स्ट्रांग है आप उसको पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट मैं तो कहूँगी पार्ट ए को पहले अटेम्प्ट करें, उससे आपका माइंड थोड़ा खुश हो जाता है कि हमने इतने क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए तो इतने मार्क्स तो हमारे, क्योंकि वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 20 मार्क्स तो हम लोग यहाँ से ले आए, यदि 10 भी आप अटेम्प्ट कर पाते हैं तो। फिर पार्ट सी में आप मिनिमम 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो भी आपको वहाँ से 50 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आप 10 से ज्यादा कर सकते हैं। 10 तो तब कर पाते हैं जब आपने बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े हो, तब भी आप 10 कर पाते हैं वहां से पार्ट सी में। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो ये कब पता चलेगा, जब आप पेपर का पैटर्न देख पाएंगे। पैटर्न का पता होगा तो आपको पता लग जाएगा पेपर बहुत इजी आता है एंड यू कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम। सो गाइज, अभी आपके पास बहुत टाइम है, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो कोशिश करिए, यदि आप टॉप 50 का सोच रहे थे तो आप टॉप 10 में आने के लिए तैयार हो जाइए। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड विश कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा।